बीते दिनों नेपाली पुलिस ने भारतीय नागरिकों पर सीमा पर फायरिंग कर दी, जिसके कारण बिहार के सीतामढ़ी इलाके के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए। आगे जानने पर यह पता चला इनके परिवार के लोगों की शादी नेपाल में हुई थी और वे इसी सिलसिले में उनसे मिलने गए थे। तो आखिर क्यों भारत नेपाल के संबंधों में इतनी खटास आ गई, और सबसे बड़ी बात कि क्यों नेपाल इतना भारत विरोधी हो गया और आगे क्या होगा। इसी खटास में नेपाल अपनी क्षेत्रीय दावों की भारतीय आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए नेपाल के प्रतिनिधि सभा ने देश के नए मानचित्र को मंजूरी देने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा शामिल हैं, जिन्हें नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है। हालांकि यह जो घटनाक्रम है कोई नया नहीं है, भारत ने अभी इन पर कब्जा कर लिया है और इस वजह से नेपाल को यह कदम उठाना पड़ा। और इस पूरे घटनाक्रम का कारण वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के शासनकाल से जाता है, जो सीमा मुद्दे पर भारत के मुखर आलोचक हैं। नेपाल के नए मैप की प्रतिक्रिया में नई दिल्ली की प्रतिक्रिया बहुत ठंडी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने ध्यान दिया है कि नेपाल के प्रतिनिधि सभा ने भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को शामिल करने के लिए नेपाल नक्शे को बदलने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है और हमने पहले से ही इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि दावों का यह कृत्रिम इजाफा ऐतिहासिक तथ्य या सबूतों पर आधारित नहीं है और न ही इसका कोई मतलब है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान में सीमा के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारी यह मौजूदा बातचीत का भी उल्लंघन है। और उन्होंने आगे यह कहा कि भारत का जो नया नक्शा है वह नेपाल को परेशान करने का इरादा नहीं था, वह उसने नवंबर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद इन क्षेत्रों के साथ नक्शा प्रकाशित किया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। और इसके साथ साथ भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक नई सड़क का उद्घाटन किया जो लिपू लेक दर्रे पर चीन की सीमा से जुड़ती है, और इस पर भी नेपाली सरकार ने इसका विरोध यह कहते हुए किया यह क्षेत्र नेपाल का है और भारत ने इसका उल्लंघन किया है। क्या नेपाल द्वारा दावा किए गए क्षेत्र के माध्यम से भारत ने इस सड़क का निर्माण क्यों किया? भारत इस क्षेत्र पर कम से कम 60 वर्षों से प्रभावी आधिपत्य में रहा है। हालांकि नेपाल का दावा है कि उसने 1950 के दशक की शुरुआत में यहाँ जनगणना की थी और 1815 की सुगौली संधि को अपने दावों को वैधता के रूप में संदर्भित करता है। लेकिन लिपू लेक दर्रे तक भारत की नई सड़क यथास्थिति में अभूतपूर्व बदलाव नहीं है। भारत ने इस क्षेत्र को नियंत्रित किया है और वहां पर पहले ही एक छोटी सी सड़क थी, केवल उस सड़क को सुधार कर उसे संचालन के लिए उसका उपयोग किया है। तो पिछले 60 सालों से जब नेपाल की तरफ से कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया गया, तो अब क्यों? क्या नेपाल की इस प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया ने भारत को आश्चर्यचकित कर दिया? शिशिर गुप्ता के अनुसार जब नेपाल के काठमांडू में सड़क पर विरोध प्रदर्शन हुआ तो नई दिल्ली भी हैरान था, और इस प्रकार के भारत विरोधी हंगामे से भारत भी आश्चर्यचकित हो गया और भारत यह नहीं समझ सका कि नेपाल में इस सीमा विवाद को क्यों इतना राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। भारत में ये सड़कें रातों रात नहीं बनाई गई थीं और नेपाल सरकार निश्चित रूप से पूर्ववर्ती महीनों में और वर्षों में काला पानी में स्थिति की निगरानी कर रही थी और किसी मुद्दे की तलाश कर रही थी, और यह मुद्दा उसे नवंबर में मिल गया जब भारत ने अपने नए राजनीतिक मानचित्र की घोषणा की
और उसके बाद जब नया मैप प्रकाशित हुआ और नेपाल सरकार ने इसे एक मुद्दा बना दिया। विशेषज्ञों का मानना है यह नेपाल सरकार की मजबूरी भी है कि घरेलू राजनीति की वजह से उन्होंने यह मुद्दा उठाया। जैसा कि पिछले कई दिनों से नेपाल की ओली सरकार अल्पमत में आ चुकी थी, मगर इसमें चीन के सीधे सीधे हस्तक्षेप की वजह से यह सरकार बच गई। तो इसी की वजह से नेपाल सरकार चीन समर्थक और भारत विरोधी हो गई है और इन मुद्दों से वहां के लोगों को भड़काकर अपने पक्ष में लाने के लिए नेपाली राजनेताओं द्वारा एक कोशिश की जा रही है। फिलहाल पिछले कई वर्षों से जिस तरीके से नेपाल चीन की तरफ जा रहा है, यह निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। तो क्या यह माने कि नेपाल में चीन का राजनीतिक प्रभाव भी भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा रहा है? भारत हमेशा से नेपाल को अपने एक करीबी देश के रूप में मानता रहा है, मगर पिछले कई वर्षों में जिस प्रकार से नेपाल और चीन के संबंध बढ़े हैं और जिस प्रकार से चीन का नेपाल की राजनीति में सीधे सीधे हस्तक्षेप हुआ है, यह भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास लाने का एक उदाहरण है। और आगे अगर हम देखें तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चीन के प्रभाव में आकर नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ में भी चला जाए, क्योंकि इस मैप के बाद तुरंत ही नेपाल सरकार ने एक कमेटी गठित की है और उस कमेटी को नेपाल के नए मैप को वैध करने के लिए सबूत जुटाने के लिए कहा गया है। और वहीं पर भारत का यह कहना है कि नेपाल के पास में कोई भी सबूत नहीं है। जहां तक सवाल सुगौली संधि का है, उसके भी दस्तावेज वह खो चुका है। और यह बड़ी अजीब सी बात है कि नेपाल का मैप पहले अस्तित्व में आया और बाद में सबूत जुटाने की कवायद हो रही है और यह नेपाल की मंशा को भी दिखाता है। कई तनाव में नेपाल की तरफ से सीधे सीधे भारत पर आरोप लगा देना कि भारत की वजह से नेपाल में कोरोना वायरस फैल रहा है, यह भी इसी रणनीति का हिस्सा है। नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं जो फैल रही हैं, उसका राजनीतिक रूप से जमकर इस्तेमाल हो रहा है। और वहीं पर भारत का कहना है कि कोरोना से पूरी दुनिया ग्रसित है और भारत को कोई रुचि नहीं है कि वह अपने यहाँ से नेपाल में कोरोना फैलाए। और भारत की एक चिंता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भारत के सीमावर्ती बिहार और उत्तर प्रदेश के कई लोगों का रोटी बेटी का संबंध नेपाल के तराई के क्षेत्रों में है और एक के बाद एक नेपाल जिस तरीके से भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, वह वास्तव में चिंता का विषय है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि इन सभी सवालों पर भारत की प्रतिक्रिया इतनी ठंडी क्यों है? क्यों यह इतना शांत है? क्या इन प्रयासों को भारत ने संभालने का कोई प्रयास नहीं किया कि जिस प्रकार से भारत और नेपाल के विवाद चल रहे हैं उसमें तनाव को दूर किया जाए? क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से भारत इन सभी चीजों पर मौन है, वह वास्तव में नेपाल के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। और अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि भारत इन चीजों पर शांत रहा है। भारत ने जो प्रयास किए हैं, उन सभी प्रयासों के प्रति नेपाल बिल्कुल गंभीर नहीं रहा है और भारत को लगता है कि इसमें किए गए कोई भी प्रयास का सकारात्मक रूप से स्पष्टीकरण मिलना मुश्किल है। और इसकी शुरुआत हमें नेपाल के नए संविधान के तहत दिखती है। भारत हमेशा से नेपाल को अपना एक करीबी मित्र देश मानता है।
और इसके साथ ही साथ भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध हैं ये कोई दो देशों के संबंध नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे को गहरी संस्कृति, रहन सहन और विचारधाराओं से जोड़ते हैं। भारत का स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत और नेपाल को कभी भी अलग करके देखा नहीं जा सकता है और इन दोनों का काफी पुराना गहरा नाता रहा है और शायद यही एक कारण है कि भारत इस मामले में उग्र रूप नहीं अपना रहा है। भारत के लिए नेपाल एक महत्वपूर्ण देश है। नेपाल के तराई के क्षेत्र और भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का रोटी बेटी का नाता रहा है। ये दोनों बड़ी गहराई से एक दूसरे से जुड़े हैं और इनके पारिवारिक रिश्ते हैं। भारत और नेपाल के तराई के क्षेत्रों में एक दूसरे में शादी होना यह बेहद सामान्य है और यह बड़ी गहराई से दोनों देशों के रिश्तों को जोड़ता है और इस प्रकार का चलन हमें भारत के किसी दूसरे सीमावर्ती देशों में नहीं दिखाई देता है। शायद भारत इस गंभीरता को जानता है, इसी वजह से वह इन मामलों में बड़े गंभीर तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है और इसी तराई और भारतीय संबंध से जुड़े कई मुद्दे नेपाल के नए संविधान में नहीं सम्मिलित किए गए थे, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय थे। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यक्तियों का पूरी तरह से पारिवारिक रिश्ता नेपाल के तराई के लोगों से है और नए संविधान के तहत कोई नेपाली महिला यदि कोई भारतीय पुरुष से शादी करती है तो उसके बच्चे नेपाली नहीं बन सकते हैं। हालांकि अगर पिता नेपाली है तो उसके बच्चे और पत्नी नेपाली बन सकते हैं और नेपाल के तराई के लोगों ने इस सिलसिले में नए संविधान में कुछ संशोधन करने के लिए कहा था, मगर नेपाल ने उसे अनदेखा कर दिया और इस प्रकार के कई अनुरोध नेपाल के तराई के लोगों द्वारा नए संविधान में सम्मिलित करने के प्रयास किए गए थे और भारत का भी नेपाल से अनुरोध था कि वह वहां के लोगों के हिसाब से नए संविधान में उनको सम्मिलित करे, मगर नेपाल के नए संविधान में इन सभी चीजों को नजरअंदाज किया गया। नतीजा नेपाल के तराई के क्षेत्रों का विरोध हुआ और यहीं से दोनों देशों के बीच में विवाद की शुरुआत होती है। नेपाल के जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं और तराई लोगों के बीच में एक हमें संघर्ष दिखाई देता है और नेपाली लोगों का ये मानना है कि तराई के लोग भारत के प्रति निष्ठा रखते हैं, ना कि नेपाल के प्रति, और उसका इसी वजह से तराई के लोगों से मतभेद हुआ और यही मतभेद हमें भारत और नेपाल के संबंधों में भी दिखाई देता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर तराई के लोगों का भारत के लोगों से पारिवारिक रिश्ता है तो इसे एक मजबूती के रूप में देखना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। मगर नेपाल के अंदर इसी वजह से भारत विरोधी भावनाएं भी पनपी और तराई के लोगों के प्रति विरोध भी पनपा और यही कारण है कि वह चीन के करीब गया और बातें बिगड़ती गईं। और ऐसा नहीं है कि इन परिस्थितियों को भारत ने संभालने की कोशिश नहीं की। जब भारत ने देखा कि भारत के अनुरोध को भी नेपाल के नए संविधान में समावेश नहीं किया गया है, तब भारत सतर्क हो गया कि शायद अब चीन से जो नेपाल की करीबी है वह भारत नेपाल के संबंधों में खटास ला सकती है। हालांकि जितने भी ये मुद्दे अभी फिलहाल उठे हैं इनको बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता था, मगर नेपाल ने इसका प्रयास नहीं किया और जिस प्रकार से भारत की इसमें ठंडी प्रतिक्रिया आ रही है ये वास्तव में भारत और नेपाल के रिश्ते में एक गहरा संकट उत्पन्न करती है।
नेपाल के तराई के मधेसी और अन्य समूह नेपाल की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं और इस प्रकार की भारत विरोधी भावना अगर नेपाल में बढ़ी, भारत के मुकाबले में नेपाल के लिए ज़्यादा संकट उत्पन्न करती है। और कुछ इस प्रकार के आंदोलन भी नेपाल में पनप रहे हैं जिसका भारत ने कभी भी समर्थन नहीं किया, और उन्हीं में से एक है स्वतंत्र मधेश के लिए गठबंधन। यह गठबंधन AIM के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल के मधेसी लोगों का गठबंधन है जो नेपाल से बाहर एक स्वतंत्र और संप्रभु मधेश राज्य की स्थापना के लिए अग्रसर माना जाता है। और यह संगठन नेपाल की भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण 3 मांगों को रखता है। पहला है स्वतंत्र मधेश, और अपने इस स्वतंत्र मधेश के लिए अहिंसा और शांतिपूर्ण के जरिए आंदोलन करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए अपनी मांग रखना। 2015 और 16 में भी AIM ने मधेश के कई जिलों में जनमत संग्रह कराने का दावा किया, जिसमें लोगों ने स्वतंत्र मधेश के पक्ष में भारी मतदान किया, जिसका नेपाल सरकार द्वारा विरोध किया गया और उसके बदले मधेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपने क्रूर दमन को नेपाल सरकार ने तेज कर दिया। इसके साथ ही साथ जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा JTMM भी एक क्रांतिकारी संगठन माना जाता है जो स्वतंत्रता की मांग करता है। हालांकि इसे नेपाल ने एक आतंकवादी संगठन करार दिया है। तो इस प्रकार से भारत और नेपाल के बीच में जो एक असंतोष पनप रहा है, निश्चित रूप से भारत का इसमें नुकसान तो होगा ही, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपने पड़ोसियों के अपने साथ होने का दावा करता है। इसमें जरूर कमजोरी तो आएगी, मगर भारत का नेपाल के प्रति विरोधी रवैया नेपाल के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न कर सकता है। हालांकि भारत यह मानता है कि अस्थिर नेपाल भारत के लिए ठीक नहीं है, मगर नेपाल जैसे एक के बाद एक भारत विरोधी रवैया अपना रहा है, कहीं न कहीं पर इसकी लगाम तो लगानी ही पड़ेगी और यह नेपाल के लिए बहुत मुश्किल होगा। और यह भी हो सकता है कि नेपाल चीन की तरफ और चला जाए और आगे चलकर हो सकता है कि भारत और चीन के बीच नेपाल पिस कर रह जाए। भारत जिस तरीके से जितना बड़ा देश है, इस प्रकार की परिस्थितियां वह कुछ नुकसान खाकर संभाल सकता है, मगर नेपाल के लिए यह बहुत मुश्किल होगा कि आने वाली परिस्थितियां अगर नहीं संभली तो उसके लिए परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण होगी और उसे पार कर पाना उसके लिए मुश्किल होगा।